अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की नाकाम कॉल के बाद अब एक फाइनल कार्ड सामने ले आई है और हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि अगर उनके मुतालबात 12 दिसंबर तक ना माने गए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। हुकूमत की मजीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। हुकूमत किस तरह से इसको फेस करेगी, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नासिर हुसैन शाह साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में तहरीक का लगता है कि ज़ोर पड़ चुका है, हुकूमतों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा और ख़ासकर इस वक्त PMLN की जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर ज़्यादा आने वाला है। एक तो 24 नवंबर तो अभी एपिसोड होके गुजरा ही है, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की अंदिया भी दे दिया और डेडलाइन दे दी है। आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुल्क को क्या नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, PTI ने हमेशा ही इंतशार की पॉलिटिक्स की है और जिसकी वजह से मईशत को भी नुकसान हुआ है। बल्कि जब ये ख़ुद हुकूमत में थे तो तब भी इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो, बल्कि इनकी कारकर्दगी ये रही उस वक्त भी कि जितने बाई इलेक्शंस हुए 23 हुए थे, 19 इन्होंने लूज़ किए थे, जिनमें इनकी अपनी सीटें भी थीं जो इनकी अपनी जीती हुई थी। तो अब ये नहीं चाहते कि अगर इक़्तिदार इनके पास नहीं है तो मुल्क जो है वो तरक्की कर सके और सही धारे में आ सके। इसी वजह से ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आपने देखा 9 मई भी ज़मान पाक वाला एपिसोड, या इनकी जितनी रैलियाँ, जलसे, जुलूस, कॉल्स जितनी भी थी वो सब इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बदतमीज़ी से भरपूर थी, और जिससे इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की जानें गईं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग गए, आपके इल्म में रेंजर्स, पुलिस और फिर हमारे शहरी आम शहरी जो हैं। तो ये इनका ये वतीरा रहा है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि ये जो इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये खुद अपने लोगों को भी परेशानी में डालते हैं, और जाहिर है जो जिन दिनों में कॉल दी जाती है तो पूरे मुल्क में या उस हिस्से में कम से कम एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुक जाती हैं। अभी भी इन्होंने एक कोई फाइनल कॉल थी ना इनकी जी। वो क्या हुआ फाइनल कॉल जो है वो इतने 2-3 दिन, और फिर वो जी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, खान साहब को लेके जाएंगे, कोई कफन बांध के निकला था, और जो जिस तरह हुआ फिर क्या हुआ, कुछ ही मिनटों में वो वहाँ से चले गए। और बल्कि वो जो जिक्र करते हैं कि जी पता नहीं क्या हुआ था, बल्कि आपने देखा होगा उस दिन सब लोग ही जाहिर है परेशान थे, नेशनल मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे तो सब कुछ आ रहा था। बहुत सारे इनके वो जो बैठे होते हैं जो पता नहीं सारा दिन झूठ सच गढ़ते रहते हैं, वो तो थे ही ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, जो कह रहे थे कि इस वक्त भी हज़ारों लोग वहाँ पे हैं और लोग इस्लामाबाद के लोगों ने घर खोल दिए हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, अब भी बैठे हैं जब वहाँ पे कोई लोग भी नहीं थे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आई उस दिन कि जैसे ही मोहतरम काबिल एहतराम हमारी बुशरा बीबी साहिबा और वो जो चीफ मिनिस्टर KP हैं गंडापुर साहब, जैसे ही वहाँ से भागे हैं या गए हैं उसके फौरन बाद भगदड़ मच गई। उनको कैसे पता था कि अभी फायरिंग होने वाली है, क्योंकि उनके होते हुए तो कोई एक फायर नहीं हुआ। जिस तरह वो वहां से गए हैं और लोग उनके अपने लोगों ने भी उन पर गुस्सा उतारने की कोशिश की, जो सोशल मीडिया पे है, उनकी गाड़ी पे हमला या उनके आगे लेट गए या जो कुछ भी था, तो ये तो सारा कुछ उसके बाद हुआ है। तो अब भी ये जो कॉल इन्होंने दी है ये सिवाय शहरियों को और पाकिस्तानियों को तंग करने के और कुछ भी नहीं होगा, और इनको तो पेशेंस ये तो बिल्कुल जाहिर है कि एक एज अ ओपोजिशन आप भी जाहिर है कि एक सियासी वर्कर, सियासी लीडर हैं, और आप भी समझते हैं कि ये तो एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और अगर वो एहतजाज करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट को तो उसको बेहतर तरीके से डायलॉग के ज़रिए टैकल किया जा सकता है। तो हुकूमत भी आपको नहीं लगता कि सही टैकल नहीं कर रही, PTI को डायलॉग की तरफ लेकर नहीं आ रही, डायलॉग नहीं कर रही? आलिया साहिबा, आप
शुरू से देख रही हैं कि जो तरीक़ेकार है पॉलिटिकली तौर पर पीटीआई का, डायलॉग तो ये नहीं चाहते। ये जब खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त की अपोजिशन इनको कहती थी कि आप अगर कोई भी क्रूशल वक्त है मुल्क पे तो हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, तो ये उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। और जब उसके बाद किसी एक जगह पे ये आए हैं, कभी इन्होंने बात करने की कोशिश की है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट बात करती है तो कहते हैं हम तो इदारों से बात करेंगे, इदारों की बात आती है तो उनको पता नहीं क्या कुछ कहने लग जाते हैं। देखें, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल नॉर्म्स जो हैं या जो सिलसिले भी हैं, ये पीटीआई जब तक पीटीआई-पी नहीं बनती, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पुरअमन है, जब तक ये पीसफुली अपनी चीज़ें पॉलिटिकली तौर पर नहीं चलाते, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कोई फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा कि कोई पीटीआई में नया धड़ा कोई पैदा हो जाए, बल्कि यही जो लोग हैं सिर्फ अपना तर्ज सियासत बदलें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। देखें, ये जो वक्त इस वक्त है, अगर ये हुकूमत में नहीं रहे, पहली नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की जो नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटी है। कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई जो है नहीं इस तरह की मूव कामयाब हुई, सिर्फ इन्हीं के उसमें हुई। और उसमें भी मैं एक और वजाहत कर दूं, इनका कोई एक जो रुकन था पीटीआई का, उसने नेशनल असेंबली में इनके खिलाफ वोट नहीं दिया। सब वही लोग थे जो इनके एलाइज थे, जिनको इनके साथ इकट्ठा किया गया था। इनको आरटीएस के जरिए लाया गया। 18 को क्या सब कोई भूल गया है? इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ। पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में थे, वहां से इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, मुल्क से बाहर थे। मियां साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल करार दे दिया गया था। वो इलेक्शन में बहुत सारे उनके लोग भी हिस्सा न ले सके और इनको लाया गया आरटीएस के जरिए, लेकिन उस वक्त भी इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। इनको इन्हीं के अलाइज जिनसे इनको सीटें छीन के दी थी, मिसाल के तौर पर एमक्यूएम से सीटें लेके इनको दी गई थी ना, लेकिन बहालत मजबूरी एमक्यूएम ने इनको सपोर्ट करना पड़ा उनको। इस तरह और बहुत से छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी सीटें थी 5, 10, 15 वाले, इनको मिला दिए उन्होंने। लेकिन तो अब भी ये जो इत्तेहादी है, जैसे आप माजी का हवाला दे रहे हैं, जैसे आप माजी का हवाला दे रहे हैं कि पीटीआई को उस वक्त भी बामजबूरी उनको सपोर्ट करना पड़ा, तो अब भी इत्तेहादियों को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ा है पीएमएलएन को? जी देखें, पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना अपनी जगह पे, इश्यूज हैं उनके भी। आप अगर इशारा आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखें, जब इलेक्शंस हुए और पीएमएलएन हमारे साथ पीडीएम में रही थी, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो सबसे ज़्यादा मजबूत अलायंस तो इन्होंने हमारे खिलाफ आके बनाया, जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में। इन्होंने पीएमएलएन ने आके एमक्यूएम को साथ मिलाया, जेयूआईएफ को मिलाया, जीडीए को मिलाया, कौम परस्तों को अपने साथ मिलाया, जो जहां के लोग थे इन्होंने हमारे खिलाफ इकट्ठे कर लिए। फिर क्या मजबूरी थी? फिर क्या मजबूरी थी कि साथ देना पड़ा? जी, पीपल्स पार्टी की मैं मजबूरी आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी की सितम ज़रीफ़ी ये है कि पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का इस्तेकाम चाहती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा जब रिजल्ट आए और उसमें चले ये जो पीटीआई के सपोर्टेड लोग थे, आज़ाद अरकान, उनकी तादाद ज़्यादा थी, तो पीटीआई से तो हमारी कोई मोहब्बत नहीं थी ना। उन्होंने भी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था सख्त, और उन्होंने हमारे साथ रवैया भी सख्त रखा हुआ था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को बचाने के लिए उनको ऑफर की कि भाई हम गैर मशरूत तौर पर आप अपनी गवर्नमेंट बना लें, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। पहला ऑफर तो हमने उनको दिया था कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट बना लें ताकि एक सिलसिला चल सके पार्लियामेंट का। उन्होंने तो उस पर जवाब जो आया वो आप सबके सामने है। तो इस तरह की पॉलिटिकल उनमें सोच है, नॉर्म्स है। सुन ले फिर क्या हुआ, मैं अब एक पूरा सुन ले ना। जी। जो मजबूरी पीएमएलएन के साथ थी, पीएमएलएन ने हमें कहा कि जी हमें आप सपोर्ट करें। अगर हम पीएमएलएन को सपोर्ट ना करते और ये गवर्नमेंट
फॉर्म ना होती तो क्या होता, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। पाकिस्तान में मुमकिन है कि 60 दिन या 90 दिन में दूसरे इलेक्शन हो जाते। तो पीपल्स पार्टी ने तो ये कड़वा घूंट पिया और पीएमएलएन को सपोर्ट किया कि एक गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट की इज्जत हो। ये मजबूरी है हमारी। अब आप कोई और मजबूरी समझ रहे हैं तो वो हमारी मजबूरी नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, ये शाह साहब दूसरा ये बताइएगा, जाहिर है कि चले सिविल नाफरमानी की तहरीक आप इंतशार कह सकते हैं, लेकिन मुतालबात को तो आप गौर कर सकते हैं। हुकूमतें मुतालबात जो सियासी जमातों की होती हैं उनके ऊपर गौर करती है, और अभी जो मुतालबात रखे गए हैं बानी पीटीआई की जानिब से वो ये है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई है, 9 मई और 24 नवंबर पर जुडिशल कमीशन है या जेआईटी है। तो ये मुतालबात इन पे गौर तो किया जा सकता है ना कि इनके ऊपर बैठ के बातचीत कर ले बानी पीटीआई के साथ या उनकी पार्टी की लीडरशिप के साथ। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो शुरू से कहती है हम तो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने, हम तो चाहते हैं इनके साथ बात हो। यही बात नहीं कर रहे थे ना। हाँ। अगर कोई बातों का आता है, डायलॉग और बातें होती हैं, टेबल टॉक्स होते हैं, हम तो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से कहा है। ये भी एक हकीकत है, आप सही फरमा रही हैं कि गवर्नमेंट का काम है कि वो इस तरह की चीजें जो अरेंज करे, और ये बात गवर्नमेंट ने की है, लेकिन इन्होंने नहीं की। इनके एंड पे अब चले, अगर अब भी कह रहे हैं, अब हम तो अभी पीपल्स पार्टी तो अब भी कहती है कि अगर पीटीआई बात करने के लिए तैयार है तो उनसे बात की जाए। भले वो जिससे मर्जी आप बात करना चाहते हैं वो उनसे कर लें, हमें कोई उस पर न एतराज है ना हम उसके लिए मना करेंगे, बल्कि हम तो कहते हैं कि बात होनी चाहिए। और जो आप बात कह रही थी कि एजिटेशन का, रैलियों का, जलसों का, धरनों का हक होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। किसी के जो राइट्स हैं उनको मजरू करने का हक किसी का नहीं है कि आप रोड ब्लॉक कर दें, आप एम्बुलेंसेस को आग लगा दें, आप दरख्तों को जला दें। इस्लामाबाद में क्या किया है इन्होंने? बल्कि वो जो मुख्तलिफ वहाँ पे रास्ते में होटल्स हैं या जो इस तरह की जहाँ पे लोग आते हैं उनको इन्होंने तोड़ फोड़ की है, लूटा है इनके लोगों ने जब ये आए थे। क्या ये आपके पास मौजूद नहीं है वहाँ की जो चीज़ें हैं? तो इस तरह की पॉलिटिकल लोग तो ऐसे नहीं करते। ये पॉलिटिकल पार्टी कि इनको सोच लानी पड़ेगी। मुझे बताएं, कभी किसी लीडर ने, पीपल्स पार्टी के लीडर हों, पीएमएलएन के लीडर हों, किसी के भी लीडर हों, कभी किसी ने गिरफ्तारी पे मजम्मत की है? कभी हमने अपने कारकुनों से कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक, और जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करने आए या किसी को गिरफ्तार करने आए तो वो कहे नहीं जी तुम अब मुझे बचाओ तहरीक शुरू करो? कभी नहीं। ये कैसी लीडरशिप है इनकी कि इन्होंने ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक, जब खान साहब को गिरफ्तार करने आए तो आपने देखा किस तरह की मजामत हुई थी। तो इनको पॉलिटिकल सोच लानी पड़ेगी। एहतजाज, धरने, रैलियां करें, लेकिन नुकसानात तो ना पहुंचाए ना लोगों की इमलाक को। या अभी इस्लामाबाद में सब्जा कितनी मुश्किल हुआ था, कितना खूबसूरत लगता था, उसको इन्होंने आग लगा दी है, और बहुत कुछ किया है वहां पे। तो कैसे इनको ये डिफाइन करेंगे? अच्छा, तो इनको पीटीआई पी बनना पड़ेगा, पीसफुल बनना पड़ेगा। राइट, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत जो है उसको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बनती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ लोगों के जानो माल की हिफाजत के साथ साथ उनको ये मैटर भी टेकअप खुद करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। तो क्या बानी पीटीआई के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए, जैसे ये था कि अच्छा जी सदर पाकिस्तान खुद चले जाएं, जरदारी साहब खुद चले जाएं बानी पीटीआई के पास, अडियाला और नवाज शरीफ साहब खुद चले जाएं और वो जाके बानी पीटीआई से बातचीत करें ताकि इस सियासी डायलॉग जो है उसका आगाज हो और उनको मना लिया जाए? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूं, अगर पॉलिटिकल सोच हो तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन आगे खान साहब हैं, आगे जो है वो अगर कोई पॉलिटिकल सोच वाले होते तो प्रेसिडेंट साहब को जाने में कोई हर्ज नहीं, मियां साहब को जाने में कोई हर्ज नहीं, और शख्सियात भी जा सकती हैं। लेकिन आगे से अगर कोई मुस्बत, मैं नहीं समझता कि कोई हो, लेकिन
ये लोग अपना एक सीनियर जो इनकी लीड कोई लोग हैं उनको आगे लाएं जो बात आके करें। अगर इनके वो जो लोग आते हैं बात करने ना उनके पास इख्तियार होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो केपीके के सीएम साहब हैं उनके अपने पूरे सूबे में इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, लोग निकल नहीं सकते। वो जो पारा चनार का इलाका देख लें, दीगर इलाके देख लें, वहाँ पे उनकी ज़रूरत है। अभी ये एपीसी हुई है गवर्नर हाउस में, 16 पता नहीं 18 सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल हुई हैं सिवाय पीटीआई के, जिनका फर्ज था कि वो खुद होस्ट करते, को होस्ट बनते वो गवर्नर के साथ, लेकिन ना खुद उन्होंने बुलाई इस तरह की कॉन्फ्रेंस, या जो गवर्नर साहब ने फैसल करीम कुंडी साहब ने जो इतना जबरदस्त इनिशिएटिव लिया ना उसमें आए नहीं। हालांकि आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी के दिनों में भी जब सीएम हाउस में एक मीटिंग हुई थी तो उसमें गवर्नर भी गए थे, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी गए थे और सब लोग वहां पे गए थे, क्योंकि जी ये देखिए ना, सिंसियर होते हैं अपने लेकिन वो मुल्क ये के कह साथ, रहे हैं, अपने लेकिन सूबे के उनका साथ भी मौकफ सुन ले। वो कह रहे हैं ना उसमें कि जरूर गवर्नर साहब के पास तो शामिल ये, होते हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नर साहब के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरह की एपीसी बुलाएं, ये तो वजीर आला का इस्तेहकाक है और वजीर आला ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, इसके ऊपर जिरगा बनाया, ये सारे रेस्क्यू किए, वहाँ पे सारे मामलात हल किए, मुज़ाकरात वहाँ पर अब किए जा रहे हैं, तो ये तो गवर्नर का इस्तेहकाक नहीं था जो उन्होंने किया। जी वजीर आला साहब को किसने रोका था कि एपीसी ना बुलाएं? उन्होंने नहीं बुलाई। जिरगे में जब पता नहीं सैकड़ों, ये जो यहाँ तो झूठे इल्जाम लगा के गए हैं ना डी चौक पे कि जी 200 लोग 300 लोग 50 अब 12 पे आए हैं, एक जान भी नहीं जानी चाहिए, एक जान भी बहुत कीमती है इन हुकूमतों से, इन धरनों इन उनसे, लेकिन वहां तो सामने है ना कि 150 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, पूरा इलाका इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो ये इनको इस पे जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए तो टाइम मिल रहा था, वहां पे जाने के लिए इनको टाइम नहीं मिल रहा था। चीफ मिनिस्टर की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि वो जल्द से जुलूस करे, दूसरे सूबे पे चढ़ाई करे या अपने लोगों को बचाए। ये सारे वक्त जो है ये हम पर गुजर चुका है। पहले जब सीएम सिंध अकेला था यहाँ पे और पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो ये क्या कुछ नहीं हमारे साथ करते थे, या बहुत सारी चीजों पे हमें इख्तलाफ होता था, लेकिन कोई नॉर्म्स होते हैं, तरीका होता है। सीएम मुराद अली शाह साहब एहतजाज करते थे, लिखते थे, जब कोई इनकी वहां पे मीटिंग होती थी अपने हम सामने रखते थे, लेकिन किसी तरीकेकार से। ये थोड़ी है कि हम उठ के और बदतमीजी करें या चढ़ाई करें या इससे मामले हल थोड़ी होते हैं। इनको अपने सूबे का सोचना चाहिए, अपने तर्जमान केपीके हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब केपीके में अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश ना करें, जो कि नहीं होने वाली है। तो ये सारी एपीसी भी उनका कहना है कि ये भी इसीलिए एक बुलाई गई है कि अपनी पार्टी को जिंदा करना चाहते हैं। देखें बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर तर्जुमान है अपनी पार्टी के, तो वो उनकी बात करेंगे। ये तो वक्त बताएगा पीपल्स पार्टी को इस तरह के लोगों की, और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब का नाम इसलिए लेते हैं कि बहुत सारे बोने अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब इलेक्शंस आएंगे 2029 वाले, तब सबको पता चल जाएगा कौन किसको वोट देता है, कौन किसको वोट नहीं देता। 2029 में इलेक्शन जाएंगे भी 2029 तक या इससे पहले ही हो जाएंगे? अभी ये भी तय होना बाकी है। नहीं, ये 2029 में ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अभी हमने देखा है कि फैसल वावडा साहब नून लीग के एकदम से खिलाफ हो गए हैं। पहले हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे थे, तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि ये हुकूमत से मईशत बेहतर नहीं हो रही, IMF से भी जान छूट नहीं रही है। तो ये अचानक से तब्दीली, क्या आप भी समझ रहे हैं कि ये PMLN की हुकूमत जो है वो अभी नाकाम है मईशत बेहतर करने में? आलिया शब्बीर साहिबा, आप लगता है पीटीआई के लोगों की बातें ज्यादा सुनती हैं। ये शोशे भी इन्होंने छोड़े हुए हैं, सैफ साहब ने और इन्होंने। मुझे कभी एक दिन कोई एक बयान फैसल वाडा साहब का ला दें जिसमें उन्होंने हुकूमत की तारीफ की हो। वो तो शुरू से ही जो बात करते हैं वो आज भी वही बात कर रहे हैं। कोई एक ला दे ना मुझे जब इन्होंने कोई ऐसी कोई तारीफ की हो, जो आज आके वो कर रहे हैं कि जी 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए।
एक महीना ले लेते हैं चले। मैं तो आपको बोल रहा हूं कि जब से गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट के हक में एक बयान जो है फैसल वाडा साहब का ले आए आप, तो तब हम कहें कि जी नहीं अभी पता नहीं क्या हो गया है। वो तो शुरू से ही जो उनका मौकफ है वो अपना हक रखते हैं, अपना मौकफ जो है वो बयान करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अभी शोशे छोड़ रहे हैं पीटीआई वाले कि इन्होंने पहले तारीफें करते थे और ये 6 दिन से पता नहीं 8 दिन से जी क्या हुआ है जो नून लीग के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में कभी भी नून लीग के हक में नहीं बोले। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पीएमएलएन बेहतर परफॉर्म कर रही है और मईशत को बेहतर कर लेगी? उनकी परफॉर्मेंस से क्या पीपल्स पार्टी मुतमईन है? देखिए, हमें इश्यूज हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन जिस तरह का ये सिलसिला मिला, देखिए अब हम बात करते हैं तो सब कहते हैं जी आप पुरानी बातें ला रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है, हकायक जो है, उनको छुपाया नहीं जा सकता। ये आज हम आईएमएफ के इस शिकंजे में क्यों हैं, ये आज हम इतने मुश्किल हालात में क्यों हैं कि वो जो 2018 के बाद एक नाअहल वफाकी हुकूमत पीटीआई की यहाँ पे आई, जिसके सरबराह ने, हमारे मोहतरम खान साहब ने ऐलान किया कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा। लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ कि जाना ज़रूरी है और जब वो उसके पास गए, उस वक्त तक आईएमएफ के 22 प्रोग्राम हो चुके थे, इनका प्रोग्राम 23वां है। आप देख लें कि 22 प्रोग्रामों में उनकी तरफ से शराइत क्या थी और इस 23वें प्रोग्राम में उनकी शराइत क्या थी, क्योंकि उनको पता था कि ये तो हमारे साथ चल नहीं सकते। तो उन्होंने उन कड़ी शराइत पर एग्रीमेंट किए जिसको आज तक भुगत रहे हैं, और फिर जब इन्होंने देखा कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमारी हुकूमत चली जाएगी, हमारे नंबर पूरे नहीं है, तो उन्होंने उस एग्रीमेंट का ब्रीच किया, सोने पे सुहागा। तो उसके बाद आप देखें कि आईएमएफ का जो रवैया है वो हमारे साथ कैसा रहा और उन्होंने किस तरह टफ टाइम दिए, जिसको आज आम पाकिस्तानी भुगत रहा है। तो ये उन हालात में जब ये गवर्नमेंट मिली, हालात इस तरह के हैं, तो जाहिर है मुश्किलात पीएमएलएन की गवर्नमेंट के लिए है अपनी बहुत जगह बहुत पे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब का कहना था कि इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात भी माजी की हुकूमत की दी गई हैं और उनको अब फेस कर रही है ये हुकूमत। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी शौकत यूसुफजई साहब, मैं फाइनल कॉल के बाद फाइनल कार्ड की तरफ आऊंगी और 14 दिसंबर से पहले 24 नवंबर की बात करना चाहूंगी, जिस पर एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। बुशरा बीबी ने खुद आकर बात की है और उन्होंने क्लियर किया है कि 24 नवंबर को उनको डी चौक पर अकेले छोड़ दिया गया था। तो ये पार्टी पर एक बड़ा इल्ज़ाम है बुशरा बीबी ने जो लगाया है, तो पार्टी इसके ऊपर क्लैरिफाई करेगी कि उस वक्त जो उनके साथ थे और स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब उनको छोड़कर चले गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक ही गाड़ी में, उनकी गाड़ी में ही वो गई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अकेला नहीं छोड़ा है, ना ही वर्करों ने छोड़ा है अकेला। वर्कर भी वहाँ मौजूद थे जब ये चले गए, तो उसके बाद वर्कर वहां से चले गए। बहुत सारे वर्कर बोले अली अमीन गंडापुर साहब अगर वो वहां से न जाते तो वर्कर वहीं पे खड़े रहते, और चूंकि गोलियां चल रही थी तो वो नहीं चाहते थे कि लोग मर जाए, तो वो वहां से चले गए और बीबी को भी साथ लेकर चले गए। और लोग उसके बाद वहां से फिर ये अभी जो बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया गया, वो किसको कह रही हैं? कौन, किन्होंने उनको अकेला छोड़ा? देखिए वो आप उनसे पूछ लें, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली ये कहा है और कल उस पे मुझे खुद भी हैरत हुई है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर वहाँ मौजूद थे। और चूंकि फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी को लेकर चले गए थे। और वो उनका मकसद ये था कि अगर वो ज्यादा रुकते तो फिर वो गोलियां वर्करों को भी लगती, और वहां बहुत ज्यादा रश था, तो वो चले गए। तो उसके बाद वर्कर चले गए, वर्कर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
तो ये जो अब मिसकम्युनिकेट हो रहा है या मिसलीड हो रहा है या एक परसेप्शन डिफरेंट आ रहा है बुशरा बीबी की जानिब से और पार्टी की जानिब से, तो वो ये क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है? ये बुशरा बीबी से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा इल्म में नहीं है कि वो ऐसे बयानात क्यों दे रही है, क्यों दिया उन्होंने ये बयान। हाँ। क्योंकि पार्टी के वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े कुर्बानी देने वाले हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई है, और ऐसे मौके पे ये बातें करना, आई आई डोंट थिंक कि किसी पार्टी के मफाद में है। वो क्यों ऐसा बयान दे रही है ये उनके इल्म में होगा, वो बता सकती है उसकी वजह क्या है। वो भी जाहिर है इस अगर वो कोई मिसलीड करेंगी, गलत बयानी करेंगी, तो उसका सियासी नुकसान होगा पार्टी को, तो पार्टी को सियासी नुकसान होगा तो बानी पीटीआई को सियासी नुकसान होगा। तो वो ऐसा क्यों चाहेंगी कि बानी पीटीआई को नुकसान हो या पार्टी को नुकसान हो? देखिए, बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी में तो मुरूसियत है ही नहीं, और ये पार्टी को बड़ा क्लियरली स्टांस लेना चाहिए था, पार्टी को बताना चाहिए था कि आपने ये बयान क्यों दिया है, उनसे पूछना चाहिए था। हाँ। वो इमरान की अहलिया है, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वो पार्टी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि वर्कर तो जाने के लिए तैयार थे, और बेचारे वहां बहुत सारे शहीद भी हुए, बहुत सारे जख्मी भी हुए। तो इस तरह की बात करने से आई डोंट थिंक किसको फायदा पहुंच रहा है, और क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं बड़ा है, मुझे खुद हैरत हुई है। अच्छा, राइट, लेकिन आपने कहा कि पार्टी में मौरूसी सियासत की जगह नहीं है, तो जाहिर है कि जब वो एक तहरीक को लीड कर रही थी और वो ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आ रही थी एक तहरीक के ज़रिए और फाइनल कॉल के लिए, और कारकुनों के साथ आ रही थी, और बड़े कारकुनों का भी जो जोश है, जो वलवला है, उनको भी उजागर कर रही थी। तो वो एक सियासी तहरीक को लीड कर रही थी। तो वो सियासत में तो वो आ चुकी हैं या नहीं आई हैं, या वो पार्टी की हैसियत से लीड कर रही थी? उनको इजाज़त किसने दी थी? क्या बानी पीटीआई की इजाज़त से वो लीड कर रही थी, पार्टी की रजामंदी से लीड कर रही थी? देखिए, पार्टी ने तो उनको ये नहीं कहा था कि आप आ जाएं, ये उनका अपना जाती फैसला था, और ये मेरे इल्म में नहीं है कि खान साहब ने उनको इजाजत दी थी या नहीं दी थी। लेकिन ये कि वो आई, और लेकिन जो लीड किया वो अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया, वो भी उनके साथ शामिल थी। और चूंकि उनकी वजह से एक मोटिवेशन तो थी लोगों के अंदर, उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने यहाँ पे जब हमारी मीटिंग्स होती थी उसमें वो बाकायदा इमरान खान साहब का मैसेज देती थी, उसकी वजह से लोगों के अंदर जज्बा भी आया। लेकिन ये कहना कि उनको खान साहब ने इजाजत दी थी या वो एक सियासी वर्कर के तौर पे लीड कर रही थी, हरगिज ऐसा नहीं है। तौर पे लीड नहीं कर, कि वो सिर्फ कि वो अहलिया इमरान खान साहब की, और इमरान खान बेगुनाह जेल में है, तो शायद उनको ये जज्बा था कि मैंने लोगों को तो इंस्टिगेट कर दिया कि आप चलें, तो मैं खुद क्यों ना चलूं। तो ये उनका जाती फैसला था, पार्टी का इसमें कोई अमल दखल नहीं। राइट। तो शौकत यूसुफजई साहब, एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ पार्टी के वर्कर, आप क्या समझते हैं कि 24 नवंबर में जो नाकामी हुई पीटीआई को, उसकी रीज़न क्या रही है? उसकी रीज़न ये रही है कि पार्टी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है, या फिर उसकी वजह बुशरा बीबी का साथ होना है? क्योंकि इस तरह से जो कम्युनिकेशन आ रही है उससे ये भी इम्पैक्ट आ रहा है कि शायद उनका भी जो हाथ है वो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। देखिए, ना तो ये एहतजाज हमारा नाकाम हुआ है, ना इसमें कोई बुशरा बीबी का हाथ था कि जी ये नाकाम हो जाए, ना ही पार्टी की कोई वो थी। बेसिकली देखें, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, और वहां जाके धरना देना था डी चौक में, और सारे वर्कर थे। राइट। ये तो जाहिर है कि एक हुकूमत की साइड से है जो आप कह रहे हैं, दूसरी साइड ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल जो सूरत हाल है उसके ऊपर है कि पाकिस्तान की इंटरनल जो सियासी इख्तलाफात कहें या फिर लीडरशिप का फुकदान कहें, वो भी कहीं ना कहीं इस तहरीक में नज़र आया है। तो उसको किस तरह से कवर अप अब नेक्स्ट किया जाएगा? क्या कोई लीडरशिप चेंज होगी या यही लीडरशिप रहेगी? इसके ऊपर पार्टी की क्या राय है? देखिए, जो हमारे अंदर कोताहियां थी, गलतियां हुई है, वो तो मैंने शुरू दिन से मेंशन कर दिया था, उस पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया था कि जी हमें हमारी जो लीडरशिप थी,
मरकजी वो के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था, और ये मैं आज भी कहता हूँ, उस पर कायम हूँ। लेकिन ये कि चेंज होना या ना होना, ये तो काम इमरान खान साहब का है ना, वही कर सकते हैं, वही फैसला कर सकते हैं। हमारा तो हमने कहना था, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अब आइंदा हो सकता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इसको एहसास करे और आइंदा इस जी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक तो जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो लीड कर रहे थे, इसके अलावा बाकी दीगर सूबों की जो लीडरशिप है या मेन जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जिनमें आप भी शामिल हैं, ये मंजर आम पर नहीं थे। ये लीड करते हुए उस तरह से किसी भी ग्रुप को दिखाई नहीं दिए, या किसी कारकुनों को एक ग्रुप लेकर आए वो दिखाई नहीं दिए। तो उनके ऊपर क्या, किस तरह क्या अब उनके साथ बातचीत हो रही है, उनसे पूछगछ हो रही है पार्टी में? देखिए, बहुत सारे लीडर थे भी, ऐसा नहीं कि बगैर उसके थे। जैसे वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब थे, बुशा बीबी थी, आतिफ खान नजर आए, असद कैसर नजर आए, और गालिबन वो भी आए थे, मरवत साहब भी आए थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए। और ये कि हम तो थ्रू आउट थे, हम तो शाम से मैंने सफर शुरू किया था और इस्लामाबाद तक आया हूँ। तो सबने देखा है, सब मैं इंटरव्यूज में ही देता रहा था, तमाम चैनल्स को, यूट्यूबर्स को, जितने देते तो मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ। बात ये है ना कि आप ये तो नहीं कह सकते किसी पॉलिटिकल वर्कर्स को कि जी गोलियां चलेगी, लेकिन आपका बदन जो स्टील का, आपने खड़े होना है, ये तो कभी हुआ नहीं। सियासी वो देखे डंडे चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आंसू गैस के शेल चलते हैं, वो तो हम पूरे रास्ते में खा के आए थे। तो हमें से उससे तो कोई खौफ था, ना कोई डर था, ना कोई डंडों से डरे, ना कोई। अच्छा, क्यों अब ऐसा आ हुआ जाते है? हैं, जाहिर है कि 24 नवंबर के बाद अब 14 दिसंबर की एक सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बानी पीटीआई ने तहरीक शुरू करने का कहा है, और हुकूमत से जो अपने मुतालबात रखे हैं। तो ये बहुत अर्ली नहीं है कि 14 दिसंबर की कॉल दे देना, क्योंकि अभी तो जाहिर है कि एक डैमेज, चाहे आप उसको माने या ना माने, 24 नवंबर से पीटीआई को हो चुका है। तो इसके साथ ही आप एक 14 दिसंबर की एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें, जो कि सिविल नाफरमानी की पीटीआई की जो पहले एक तहरीक 2014 में शुरू की थी वो भी नाकाम हुई थी। तो एक बार फिर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना, आपको नहीं लगता कि बहुत अर्ली है, इसमें भी कोई कामयाबी के आसार नहीं है? देखिए, इस वक्त आप देखें तो तहरीक इंसाफ को जो मौजूदा हुकूमत है, जो हम क्या समझते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो जब भी बात होती है तो उसका प्राइम मिनिस्टर कहता है ये दहशतगर्द है। जबकि 8 फरवरी अब सब ने देखा कि लोगों ने वोट डाला, पंजाब में भी डाला, हर जगह डाला, और ये कहते हैं पंजाब में इनकी कोई वो नहीं है, लेकिन 8 फरवरी को आप वोट दिखाएं तो सारे तहरीक इंसाफ को पढ़ें। तो अवामी अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो आप उनको कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं? तो जब आप दहशतगर्द कहेंगे तो जाहिर है उसका रद्द-ए-अमल तो होगा। तो जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि हम हमारा कोई एतमाद नहीं रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल निकाल के बाहर जा रहे हैं, सरमाया तकरीबन मुंतकिल हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। तो ये वो जो वहाँ के जो लोग हैं, वो आपको पता है कि बाकायदा वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं इमरान खान के लिए, और वो उसको वर्ल्ड वाइड लीडर मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत ज्यादती कर रही है, और हम अपने जो वहाँ पे ज़र मुबादला कमाते हैं, हम वहाँ पे क्यों भेजें इनके लिए। तो ये उनका फैसला है, और पार्टी ने उसको ओन किया है, और ये भी नहीं कि अचानक ऐलान कर दिया है, बल्कि 12 तारीख तक टाइम भी दिया है कि हुकूमत जो कह रही थी कि संजानी पे आप बैठ जाते तो हम आपके साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, और हम आपके साथ, तो अब फिर भी मौका है कि अगर हुकूमत चाहेगी तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो सकती है, और इस मुश्किल हालात से बचा जा सकता है, वरना नुकसान तो पाकिस्तान का भी होगा, इसमें ऐसा तो नहीं है। ये लोग जो है ना, ये इस वक्त जो हुकूमत में है, ये तो सारे इनके एसेट्स तो बाहर पड़े हैं, इनके बच्चे भी बाहर पड़े हैं, इनके तो कोई मसला ही नहीं है इनके लिए, कोई पाकिस्तान को नुकसान होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, या पाकिस्तान अगर खुदा ना खास्ता डिफाई तो बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इनके तो सब कुछ बाहर है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मसला है, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ने 12 तारीख की डेडलाइन दी है, बल्कि 13 तारीख में दूंगा। तो हुकूमत जो है ना, उससे पहले पहले ऐसे इकदाम करे, धमकियां ना दें,
क्योंकि आप धमकियां देंगे तो धमकियों से मसाइल कभी हल नहीं हुए हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी तौर पे अच्छा। ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, जाहिर अगर है ये कि समझते हैं जी ठीक है, जैसे कि जैसे कि ओवरसीज ना भेजें, और ये जो है वो सेवन नाफरमानी इन द सेंस ये कि ये सिर्फ फर्स्ट फेज में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से अच्छा, यहाँ। शौकत यूसुफजई साहब, मैं यहाँ पे यही जानना चाह रही थी कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है जो आप कह रहे हैं, ये फर्स्ट हैंड ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं उसको बंद करवाने के लिए है, यानी कि जो ओवरसीज़ हैं उनको कहना है कि पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। फर्स्ट इनिशिएट सिविल नाफरमानी की तहरीक को यहाँ से किया जाएगा। जो 2014 में हमने देखा था कि बिजली के बिल ना दिए जाएं और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को ना माना जाए, वो नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के जो पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए ये शुरू की जा रही है। फर्स्ट इनिशिएट ये किया जाएगा। देखिए, मैं कभी भी इन चीजों के हक में नहीं रहा हूँ, लेकिन जाहिर है क्या क्या ऑप्शन है। पार्टी अगर पुरअमन एहतजाज करती है तो जेलों में डाला जाता है और आइन और कानून की बालादस्ती खत्म हो गई। हम तो देखें हमारे मुतालबात कितने वो हैं। हम कहते हैं कि जो बेगुनाह सियासी कारकुन है उनको रिहा किया जाए। बेगुनाह का लफ्ज है, अच्छा, बेगुनाह। अब आप बेगुनाह इनको भी कह पता रहे कि हैं, आप बेगुनाह कह रहे हैं, तो वो तो कोर्ट्स ने उनको बेगुनाह डिक्लेयर करना है ना। तो अंडर ट्रायल चाहे वो सियासी कैदी हैं तो वो कोर्ट्स ने रिहा करना है। आप उनकी बेल ले सकते हैं, कोर्ट से आप रिलीफ ले सकते हैं। हुकूमत कैसे अंडर ट्रायल केसेस को ख़त्म करके एक ऑर्डर जारी कर देगी कि ये इन सबको रिलीज़ कर दें, यानी कि अदालतों को बाईपास करके हुकूमत खुद फैसले करना शुरू कर दे। अच्छा, इस तरह होता है ना कि गवर्नमेंट ने जो गलत वो जो बनाती है ना जाली केसेस मुकदमात, जी। वो वापस वो कोर्ट को बता देती है कि जी ये मुकदमात जो है ये गलत थे, हमने वापस ले लिए हैं। तो इसका एक अपनी तरीकाकार होता है। हम सबको पता है हमारे पे कितने कितने मुकदमात दर्ज हुए फिर खत्म भी हुए। तो ये तो गवर्नमेंट की वो होती है कि वो अदालत को इन्फॉर्म करती है, थ्रू अदालत ही होता है। लेकिन आप ये देखिए, इमरान खान के खिलाफ अभी फिर मुकदमे दर्ज हो गए, वो जेल में फिर भी मुकदमे दर्ज हो गए, ईशा बीबी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमे। अब सियासी स्ट्रगल का ये हाल है कि वो नए मुकदमात बनते हैं। तो अब मुझे बताएं कि फिर दूसरा क्या रास्ता रह गया। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर है कि जी हम इस हुकूमत को हम कुछ नहीं भेजेंगे। तो ये उनका फैसला है, बस यही होगा। इस यहाँ पे ना हमने किसी को कहा कि आप बिजली के बिल ना दें, नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये फर्स्ट वहां की तरफ से, उसके बाद फिर दूसरा मरहला जब होगा तो वो इमरान खान ऐलान करेंगे। लेकिन मैं अगेन कहूंगा गवर्नमेंट से कि इस मसले को संजीदा लें। हमारे ऑलरेडी मईशत जो है ना बुरे हालात में है। अगर आप जिद करेंगे, अगर आप जिद के जरिए लोगों को रियासती ताकत के जरिए, बेहतर ये है जी शौकत यूसुफ साहब, ये बिल्कुल सही, ये सही है। अगर कोई सियासी कैदी है या सियासी केसेस है तो उनको ख़त्म होना चाहिए। तो दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदारी पीटीआई की भी है, और ख़ासकर जिस सूबे में अपनी हुकूमत है वहाँ पे तो जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। वहाँ पर भी वज़ीर आला एहतजाज के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन APC की जब कॉल गवर्नर साहब की जानिब से की जाती है तो उसमें शिरकत नहीं करते हैं। तो उसकी क्या रीज़न है? देखिए, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि APC बुलाई है, उसमें शिरकत नहीं की है। ये कौन सी APC है? ये क्या APC है? ऑलरेडी जो काम करना था वो आपको पता है, पहले सीज फायर कराया वज़ीर आला ने, वहाँ पे अपना वफद भेजा, चीफ सेक्रेटरी भेजा, उसके साथ वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलाआत, ये सारा डेलीगेशन भेज के दोनों फरीकों के दरमियान एक तो ये दोनों मुतारिब ग्रुप थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो एक तो ये तरीका था ना कि अपने फोर्स भेज को दोनों को मार दो, ये तो दोनों तरफ नुकसान था ना। तो बेहतर ये था, कबायली एरिया है, वहाँ पे जो कबायली जरगा है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो पहले सीज फायर कराया, फिर उसके बाद 125 रुकनी ग्रैंड जरगा बना के वहाँ भेजा गया, वो अब काम कर रहा है। तो ये इस APC की क्या अहमियत थी मुझे समझ इसलिए नहीं आई। ये सिर्फ शरारत थी कि सारे लोग आके यहाँ बैठ के तकरीरें करके चले गए कि जी हुकूमत नाकाम है। हुकूमत तो लगी हुई है। अगर आपको इस मुल्क की दर्द होता तो आप इस APC में फैसला करते कि जो डेलीगेशन भेजा गया है, जो आला क़यादत है कबायलियों की, आप उसको सपोर्ट देते। तो हुकूमत और क्या कर सकती। हमने यही जाना कि पुरअमन और पायदार अमन के लिए। तो ये APC में समझता हूँ जो गवर्नर हाउस में हुई, जो गवर्नर ने बुलाई, पहली बात तो ये मुझे शरारत लगी। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी पीपल्स पार्टी ने हमारे खिलाफ करारदादें मंजूर कराई हैं बलूचिस्तान असम्बली से, सिंध असम्बली से, कि जी PTI पे पाबंदी लगाई जाए, उसकी हिमायत की है इन्होंने। तो हम इन लोगों के साथ क्या करें?
ये अगर आप हमारे लिए अच्छा, अच्छा आप नहीं कर देखें, सकते एक तो एक टाइम तरफ तो आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इनके साथ हम बैठेंगे, एक तरफ आप कहते हैं कि ये हमारे साथ बैठे। नहीं, मैं तो कभी नहीं कहूंगा इनको कि हमारे साथ बैठे। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने ये कहा। ये जो धमकियां देते हैं ना, जो मैंने पहले कहा, अब इनको चाहिए था ये हमारे खिलाफ, या अगर सियासी है, पीपल्स पार्टी हमेशा अपने आप को ये धोखा देती रही कि वो जमहूरी पार्टी है और बड़े आइन का पे अमल करती है, आइन उन्होंने बनाया। तो क्या असर किया है? सबसे पहले इन्होंने करारदाद पेश की कि जी वो पीटीआई पे पाबंदी लगाए, उन्होंने क्योंकि तो सबसे सिर्फ करारदाद पेश की, खतरा आप लोगों ने तो आप लोगों ने तो गवर्नर के इख्तियारात ही ले लिए कि जो वाइस चांसलर की तैनाती के थे, अगर कुछ इख्तियारात पहले तो थे नहीं, अगर थे भी तो वो भी आप लोगों ने छीन लिए। तो आप लोग भी तो आगे बढ़कर ये काम कर रहे हैं। नहीं, तो गवर्नर के इसमें क्या है? वो तो आईनी ओहदा है, गवर्नर का तो यहाँ कोई वो नहीं है, तो कोई इख्तियार बाकी तो नहीं है। तमाम सूबों में और भी हमने है कौन ना, सा तमाम सूबों में इंतजाम किया है? गवर्नर वाइस चांसलर की तैनाती करते हैं। तो केपीके में असम्बली से हुआ है ना, असम्बली से कानून पास किया है ना, जी। कोई गैर कानूनी तो नहीं किया है, कोई उससे छीना तो नहीं है। असम्बली की मर्जी है, कानून साजी करना असम्बली का काम है। वहां जो जाली असम्बली है उसमें तो उन्होंने 26वीं तरमीम पास करा दी, हाँ। और हमें कहते हैं कि आपने क्यों इस तरह कानून पास किया। शौकत यूसुफ सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कोई करारदाद पीटीआई के खिलाफ मंजूर करती है तो वो उनका जमहूरी और आइनी हक है। अगर पीटीआई कोई आइन साजी करती है, कोई बिल पास करवाती है, तो वो भी उनका जमहूरी और आइनी हक है। लेकिन जाहिर है कि ये एक दूसरे के खिलाफ एक रस्साकशी तो चल रही है जो कि आगे जाकर सियासी जमातों के लिए ही नुकसानदेह है। दैट्स ऑल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।